वही आलेख के कुछ दूसरे अंश कुछ पढ़ रहा हूँ मैं कि कैसे जिसे हम पोस्ट मॉडर्निज्म कहते हैं, जिसे हम हिंदी में उत्तर आधुनिकता कहते हैं, वो क्या है। यह उत्तर आधुनिकता ही पश्चिम के चिंतन की दुनिया में उत्तर शती की सबसे नई क्रांति है। इस क्रांति की एक हल्की सी धमक हिंदी में सुनाई पड़ रही है। साहित्य का स्वराज उसी क्रांति के नारे का भारतीय संस्करण है, ऐसा कह रहे हैं वो। साहित्य के इस स्वराज में एक स्वराज शब्द को छोड़कर सारी शब्दावली पश्चिमी उत्तर आधुनिकतावाद की है। साहित्य का एक ऐसा स्वराज है जो हर चीज़ से मुक्ति चाहता है सिवाय पश्चिम के। फिर भी ये नए स्वराज कहते हैं कि ज़माना उपनिवेशवाद का है। कहने की ज़रूरत नहीं कि यह पद भी उसी पश्चिम का है। गरज है कि जितने चिराग हैं तेरी महफिल से आए हैं। इसके बाद यह बात तो सख्त हो जाएगी कि सब कत्ल होके तेरे मुकाबिल से आए हैं, है ना। तो शायरी के माध्यम से बात करते हैं नामवर जी, आप जानते हैं अच्छी तरह से। तो कह रहे हैं कि जो सब कुछ उधर से आए हैं तो फिर हम क्या बात करेंगे। क्या बोल रहे हैं कि जितने चिराग है तेरी महफिल से आए हैं और सब कत्ल होके तेरे मुकाबिल से आए हैं। तो बस यही अवधारणा और यही चिंतन है। वो कह रहे हैं कि जब सब कुछ आपको पश्चिम से ही लेना है तो फिर हमारा चिंतन किस काम का, हम क्यों या खोटी हो रहे हैं यहाँ पर। क्रांति का निर्यात नहीं हो सकता, ये बात जैसे अब गलत साबित हो रही है। बात गलत थी तो समाजवादी क्रांति के संदर्भ में उत्तर आधुनिकतावादी क्रांति और चीज़ है। इस क्रांति के निर्यात का दोष अमेरिका को कोई क्यों दे। हिंदी के कुछ उत्साही लेखक खुशी खुशी इस क्रांति का आयात कर रहे हैं। यह हिंदी साहित्य के पिछड़ेपन को दूर करने का साहसिक प्रयास है। दिक्कत यह है कि पश्चिमी नज़र में जो साहित्य अभी पूरी तरह से आधुनिक ही नहीं हुआ है, ये इतनी जल्दी छलांग लगाकर उत्तर आधुनिक क्यों कर होने लगा। फिर एक दिक्कत यह भी है कि उत्तर आधुनिकता से उबकर, जैसा कि अक्सर हुआ है, पश्चिम कुछ और करने लगा तो हमारे नित्य नवीन प्रेमियों ने इस स्वराज का क्या होगा। कह रहा है कि पश्चिम तो हमेशा कुछ न कुछ नया करता रहता है, वो किसी एक चीज़ पर कभी ठहरा ही नहीं है। तो कह रहे हैं कि जो हमारे ये जो स्वराज प्रेमी है फिर वो क्या करेंगे। क्योंकि मार्क्सवाद की मुझे लगता है कि सबसे बड़ी असफलता हिंदुस्तान में ये है कि हमारे यहाँ के मार्क्सवादियों ने कभी हिंदुस्तान की ज़मीन को समझने की कोशिश नहीं की। ऊपर ऊपर से सिद्धांत थोपते चले गए और वो सिद्धांत अंदर फेल होता चला गया। क्योंकि आपको ज़मीनी हकीकत समझनी होगी। जब तक हम किसी चीज़ की ज़मीनी हकीकत नहीं समझेंगे, अगर हमारे जीवन में भी कोई समस्या है और हम उसको ज़मीनी यथार्थ और वास्तविकता के आधार पर समझने की कोशिश नहीं करते हैं, तो हमारा फेल होना निश्चित है उसके अंदर। हम ऊपर ऊपर से चीज़ों को घुमा रहे हैं और उसकी वास्तविक जो समस्या है, उसका जो वास्तविक तार है, उसको पकड़ने की कोशिश नहीं करेंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। उत्तर आधुनिकतावाद तो इतिहास को भी नहीं मानता, लेकिन हम देखते हैं कि हमारा इतिहास हर कदम पर हमारा पैर पकड़े हैं। पैर तो झटका जा सकता है, लेकिन इस इतिहास को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आगे बढ़ने से पहले पीछे मुड़कर देखना ही पड़ेगा। पीछे ही नहीं, अगल बगल भी देखना होगा। कह रहा है कि उत्तर आधुनिकता तो किसी चीज़ को मानने को तैयार ही नहीं है, लेकिन हमें तो समझना होगा ना सब कुछ को। उत्तर आधुनिकतावाद जिस भाषा विज्ञान क्रांति की उपज है, वह बहुत कुछ वैसी ही क्रांति अपने यहाँ भी एक बार हो चुकी है। शताब्दियों पहले बौद्ध दर्शन के उदय के समय ये वाक्य धर्म कीर्ति का है कि नानु नार्थ शब्दता अस्पशंति, शब्द अर्थ का स्पर्श तक नहीं करते। तो नामवर जी पूरा बौद्ध परंपरा पे जाते हैं, दूसरी शताब्दी की तरफ जा रहे हैं कि जब धर्म कीर्ति जैसे ग्रंथ में क्या लिखा गया है कि शब्द है ना अर्थ को स्पष्ट नहीं कर सकता है। तात्पर्य यह कि किसी शब्द से वास्तविक पदार्थ का नहीं बल्कि उस पदार्थ के भाव का बोध होता है। शब्द और उसके अर्थ के बीच का संबंध काम चलाऊ है। इसी समझ के साथ शब्दों के सारे दुनिया का सारा कारोबार चलता है। बौद्ध दार्शनिकों की स्थापना उस जमाने के लिए भी कम विस्फोटक न थी।
आज भी पश्चिम के अनेक विद्वान जाक देरिदा के डिफरेंस में बौद्ध अपोहवाद की छाया देख रहे हैं। इस क्रांतिकारी भाषा दर्शन ने भारतीय साहित्य को कितना मुक्त किया यह तो हम नहीं जानते, किंतु इतना निश्चित है कि विशाल संस्कृत साहित्य शास्त्र के अंतर्गत कहने के लिए भी कोई बौद्ध साहित्य शास्त्र नहीं बचा है। कह रहा है कि बुद्ध के चिंतन में इतनी सारी चीज़ें थी और उन चीज़ों को हम इस तरह से खारिज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप पश्चिम से सीखिए, सीखना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ जितना कुछ है उसको भी तो हमें समझना होगा ना। इसके बावजूद संस्कृत के साहित्य शास्त्रों को साहित्य विद्या की स्वायत्तता स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं हुई। मतलब बौद्ध चिंतन से आने के बावजूद भी उन्होंने कहा कि वो स्वायत्त है और शब्द की अपनी दुनिया है और अर्थ की अपनी दुनिया है। वो सिर्फ एक काम चलाऊ संबंध है, वो कोई ऐसा परमानेंट फिक्स संबंध नहीं है कि पेड़ को लगाया तो हमेशा ऑक्सीजन ही देगा, ऐसा नहीं है वो, कि बिजली जलाई तो लाइट जल जाएगी, इस तरह का उसमें कनेक्शन नहीं है। विस्तार में न जाकर यदि यायावरी राजेश्वर राजशेखर को ही देखे तो उन्होंने साहित्य विद्या की आन्वीक्षिकी, त्रयी वार्ता और अर्थशास्त्र, राजशेखर जो पुराने विद्वान थे, ध्वनि सिद्धांत के चिंतक, दंड नीति नामक चारों विद्याओं का निष्पंद सार मानते हुए भी उसे पांचवी विद्या का स्वतंत्र स्थान दिया। आनंदवर्धन ने तो यहाँ तक कहा कि संसार के लिए भले कोई और प्रजाति हो, काव्य के अपार संसार का प्रजापति तो एक कवि ही है और यहाँ किसी दूसरे की दखल नहीं, बल्कि एक उसी का शासन चलता है। उसे जैसा रुचता है विश्व को उसी रूप में बदल देता है। यथास्मै रोचते विश्वम तथा विपरिवर्तते। ये साहित्य की स्वतंत्रता नहीं तो और क्या है। साहित्य सृजन की भी और साहित्य शास्त्र की भी। इस स्वतंत्र दृष्टि के बावजूद साहित्य शास्त्र के युग में संस्कृत साहित्य के अंतर्गत महाभारत जैसा कोई काव्य न लिखा जा सका जो आत्मविश्वास के साथ कह सके कि यदि हास्ति तदस्त्रस्य यत्रे हास्ति न तुजंती। जो जहाँ है वही अनंत रहे, जो जहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है। महाभारत एक गीता है। क्या इसलिए कि इस स्वतंत्र साहित्य शास्त्र की भी एक दृष्टि थी और इस दृष्टि उस स्वतंत्रता की एक सीमा थी। क्या इस दृष्टि से भी अनवरत मुक्त होने का प्रयास आवश्यक नहीं। साहित्य दृष्टि से साहित्य की मुक्ति, साहित्य की ये मुक्ति भी साहित्य के अंदर साहित्य के द्वारा ही उचित है, उचित और संभव भी। पश्चिम की उक्ति नहीं, गीता है। गीता निराला कहते हैं ना कि पश्चिम की उक्तियों में मत चलिए, गीता की तरफ चलिए आप। उद्ध्रे ध्वानात्मन, अपना उद्धार आप ही, आत्मा ही बंधु है, सहायक है, लेकिन इसके साथ ही शत्रु भी आत्मा ही है। आत्मेवरीय पूरम, साहित्य का शास्त्र भी साहित्य ही है। जाहिर है कि इस स्थिति में साहित्य की मुक्ति का प्रयास सुनिश्चित धारा है और ये समझने की आवश्यकता है कि अगर आप उस बार बार उस चीज़ों की तरफ जाएंगे, क्या इसलिए हमारे प्राचीन भक्त कवियों ने मुक्ति को छोड़कर भक्ति का पथ अपनाया था। तुलसी क्यों लिखते हैं कि अस विचारी हरि भगत सयाने, मुक्ति निरादर भक्ति लुभाने। मुक्ति तो बेकार है और हम भक्ति की बात करते हैं। तुलसी इसलिए कहते हैं शायद। नहीं, मुक्ति नहीं, जन्म जन्म रघुभक्ति भक्ति। पुनर्जन्म से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पाने से बेहतर है भगवान के लिए प्रेम, और उस प्रेम के लिए इसी संसार में बार बार जन्म, खुशी खुशी बंधन स्वीकार करने की अनूठी प्रतिबद्धता। भारतीय भाषाओं का भक्ति साहित्य इसी बंधन को स्वीकार कर मुक्त हुआ था। इसी रास्ते चलकर भाषा काव्य का ऐसा सृजनात्मक उन्मोचन हुआ कि उसके सामने कालिदास के बाद का सारा संस्कृत काव्य फीका लगता है। निसंदेह यह शुद्ध साहित्य न था, स्वायत्त साहित्य भी नहीं। मुक्ति न जीवन में है न काव्य में। धुन न साहित्य को मुक्त करने की, न मनुष्य को सफाई की ऐसी सनक भी नहीं कि कविता के घर से गर्द गुब्बार के साथ साथ घर के प्राणी भी बाहर फेंक दिए जाए। मुक्ति के भी अपने अपने खतरे हैं और हमारे भक्त कवि इन खतरों से वाकिफ थे। आज यदि हम में से कुछ लोग इन खतरों से अनजान हैं तो इसलिए कि उनके लिखे इतिहास का अस्तित्व नहीं है। वे उत्तर इतिहास युग के अधिवासी हैं, इस देश के वासी जहाँ इतिहास का अंत हो चुका है। इसलिए वो कह रहा है कि बार बार इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है।
वैसे भक्ति काल में यदा कदा दिलचस्पी उत्तर आधुनिकतावादियों की भी देखी जाती है। पश्चिम के ईसाई संतों से ज़्यादा भारतीय भक्त कवियों में कुछ कम आकर्षण का कारण यह नहीं जो जनसाधारण में है। असाधारण जनों की तलाश भी असाधारण की ही रहती है। यह असाधारण तत्व है रहस्य भावना। सबसे सुंदर और भयानक बात यह थी कि शब्द का अर्थ शब्द ही थे या कि नहीं। अशोक वाजपेयी की कविता क्या बोल रही है कहीं न कहीं कि जो रहस्यवाद है भक्ति काल का पूरा, कि सबसे सुंदर और भयानक बात यही थी कि शब्द का अर्थ शब्द ही थे या कि है। कितने बड़े रहस्य का साक्षात्कार किया है कवि ने। यह बात तो सबसे सुंदर और भयानक हो निरर्थक निश्चित है अपने कथन से सर्वथा अनुरूप। निस्संदेह इन शब्दों का अर्थ शब्द ही है। आभास किसी गूढ़ बात का जरूर होता है, पर यह भी छद्म रहस्यवाद ही है। इसे उलटबासी कहना भी कबीर का अपमान है। वो कह रहा है कि उलटबासी भी नहीं है वो। और इस तरह से आप समझ सकते हैं कि नामवर सिंह अशोक वाजपेयी की आलोचना कर रहे हैं कि उनकी कविता की महत्ता बता रहे हैं। शब्द का रहस्य क्या है, तो कह रहे हैं कि शब्द का रहस्य क्या है, शब्द के अंदर ही अर्थ है, आप उसको बाहर कहाँ ढूंढ रहे हैं, और उसके अंदर है भी है या नहीं है। ये एक बहुत बड़ा विमर्श का विषय है, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसको हम जितना अधिक समझेंगे, जितना अधिक जानेंगे, उतनी चीज़ें हमारे सामने खुलती चली जाएगी। और अशोक वाजपेयी खुद बड़े कवि हैं, बड़े चिंतक हैं, और बड़े प्रोग्राम करते रहते हैं हमेशा कुछ न कुछ। IAS ऑफिसर थे पहले, तो भारत भवन बनाया भोपाल में, ऐसी कई संस्थाएं बनाई उन्होंने। और आजकल रजा फाउंडेशन उनके पास है, तो उसके मार्फत वो आधुनिक कवियों को, रचनाकारों को लगातार प्रोग्राम करवाते रहते हैं, और उनके मार्फत इसकी कलात्मकता को, उनकी रचनात्मकता को निरंतर परिष्कृत करने का काम अशोक वाजपेयी जी करते हैं। आप गूगल में सर्च करेंगे तो अशोक वाजपेयी के बारे में बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी, उनकी कविताओं की जानकारी मिल जाएगी, उनके भाषण, उनके लिखे हुए आलेख, और वो कला को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं। मुक्तिबोध, उस ज़माने में मुक्तिबोध की मदद की थी उन्होंने, या मुक्तिबोध के साहित्य को आगे बढ़ाने में काम किया, और अभी मुक्तिबोध की जीवनी लिखवाई उन्होंने। तो उनके रजा फाउंडेशन के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें हो रही है, और अगर कोई साहित्य को समृद्ध करने में अपनी भूमिका निभा रहा है तो उसका ज़रूर हमें सम्मान करना चाहिए। अशोक वाजपेयी जी ने जिस तरह से काम किया है, और जिस तरह से लोगों की हेल्प वो करते हैं, बगैर किसी दिखावे के, बगैर किसी को ढोल पीटे हुए, ये भी बहुत बड़ी बात है। यहाँ तो लोग इतना ढोल पीटते हैं, इतना ढोल पीटते हैं कि बस कुछ काम होते ही नहीं, सिर्फ ढोल ही बजता रहता है बस। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, और अपना काम करते रहिए, और बाकी शब्बा खैर।